हे दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में यूपीएससी प्री में पूछे जाने वाले हमारे जीएस और सीसैट वाले पेपर पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा कर ली थी। साथ में वहीं पर हमने मेंस वाले सेक्शंस में से जो हमारा जीएस फर्स्ट होता है इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी। साथ में जीएस फर्स्ट में से सन 2020 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन कर लिया था और आज के सेगमेंट में हम सन 2019 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो वह सबसे पहले हम देखते हैं सन 2019 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है गंधराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कला, आपका जो जीएस फर्स्ट था, जीएस फर्स्ट में आपने देखा था हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहला एक जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। इन 4 चैप्टर में से हिस्ट्री का ही एक सेगमेंट है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से अलग नहीं है। तो आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का स्थापत्य कला है, जो भारत में स्थापत्य कला है उसके विषय में, और यहीं पर जो साहित्य है भारत में जो साहित्य है इसके विषय में हमसे पूछते हैं वेल अच्छे से। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा गंधराई कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का उजागर कीजिए। गंधराई कला, वेल जो हमारे भारत में जो भी कला के सेक्शन है वो 4 हैं। कितने हैं आपके? 4। एक आपकी है नागर शैली, उसके बाद एक आपकी है मथुरा शैली, और यहीं पर एक आपकी है द्रविड़ शैली, और इसी तरीके से एक हमारी है जो शैली वो है गंधार शैली। तो यहाँ पर जो गंधराई कला, इन 4 शैलियाँ हमारी नागर शैली, मथुरा शैली, द्रविड़ शैली, इन 3 को ना पूछ कर सिर्फ यूपीएससी ने हमसे गंधार कला के विषय में पूछा। और गंधार कला में भी क्या, जो एशिया, मध्य एशिया, जो हमारा देश भारत है, जो हमारा महाद्वीप एशिया है, उस मध्य एशिया और यूनान और बैक्टीरिया से जो व्यक्ति आए थे और उनके साथ आई हुई कला, जो स्थापत्य कला में उन लोगों के जो महत्वपूर्ण सेगमेंट हमने यूज किए गंधराई कला में, हमें उसी को इस क्वेश्चन में बतलाना है। वेल ये क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स का है, जिसको लिखने के लिए आपको 6 मिनट 15 सेकेंड मिलेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है। उसी तरीके दूसरा क्वेश्चन हमारा इंडियन हिस्ट्री से है, वो भी आधुनिक भारत की हिस्ट्री से है। इस पहला क्वेश्चन है, इसमें 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। अर्थात यूपीएससी हमसे पूछ रही है जो 1857 का हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह उसके पहले के 100 सालों में उत्पन्न हुए जो छोटे और जो बड़े बड़े वो थे, छोटे और बड़े बड़े विद्रोह, उनका ये चरमोत्कर्ष था। वेल आपको पता ही होगा कि हमारा भारत देश पूर्ण रूप से, हमारे भारत पर अंग्रेजों ने 1757 में शासन अपना प्रारंभ कर दिया था। उसके पहले वो सिर्फ व्यापार करते थे। 1757 और 1857 के बीच में जो इस समय टाइम पीरियड है, ये पूरा 100 साल का है। इन 100 सालों में हमारे भारत में कई जगहों पर बहुत सारे छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह होते रहे हैं, किंतु इन सभी विद्रोहों की वजह से लोगों के मन में एक प्रकार का बदला लेने की भावना उनसे पैदा हुई अंग्रेजों से। आपको पता ही होगा कि एक शेर का शिकार एक चीता नहीं कर सकता है, बल्कि एक शेर का शिकार करने के लिए कई सारे चीता लगेंगे। ठीक उसी तरीके
उस समय इतना पावरफुल था अंग्रेजी शासन कि छोटे बड़े जो विद्रोह होते थे वो इस अंग्रेजी शासन का कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इस छोटे बड़े सभी विद्रोह मिलकर एक हुए और 1857 में एक विशाल क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ भारत में। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही हमसे यूपीएससी पूछ रही है कि जो 1857 का भारत में विद्रोह हुआ था, यह पिछले 100 सालों का छोटे बड़े विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, अर्थात ये उन सभी छोटे बड़े विद्रोहों का एक मिला जुला बहुत ही विशालकाय रूप था। इसका भी आंसर आपको 150 शब्दों में देना है और जिसको लिखने के लिए भी आपको 6 मिनट सिर्फ 15 सेकंड ही मिलेंगे। और आपको 150 शब्द लिखने का मतलब हुआ कि आपको समथिंग कुछ इतने शब्द लिखने होंगे, इतने 150 शब्द लिखने का मतलब कुछ आपको इतने शब्द लिखने होंगे, इतने, वो भी 6 मिनट 15 सेकंड में। इतने शब्द आपको लिखने हैं 6 मिनट 15 सेकंड में। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें लिखा है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। आपको परीक्षण कीजिए, आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए, और इन सभी शब्दों का बस एक ही अर्थ है, पहले भी वीडियो में हमने बता दिया था कि इन विषय पर अपने विचार रखिए, आप अपने विचार। तो यहाँ पर यूपीएससी हमसे कह रहा है कि जो 19वीं शताब्दी थी, अब 19वीं शताब्दी का अर्थ हुआ कि 1800 से जब हम सन 19वीं की ओर जा रहे हैं तो इसे 19वीं शताब्दी कहेंगे। इसी तरीके आपसे कहते 14वीं शताब्दी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, अर्थात ये जो 13वीं और 14वीं के जो मध्य जो 100 वर्षों का टाइम पीरियड है, इसे ही हम 19वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी, और जो ये 1800 और 1900 के बीच जो ये 100 ईयर का टाइम पीरियड है, ये 100 ईयर का, इसी को हम कहेंगे 19वीं शताब्दी। तो ये जो 100 सालों का टाइम पीरियड है 1800 और 1900 के बीच में, इसी टाइम पीरियड को हम लोग कहेंगे 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। संलग्नताओं का अर्थ हुआ कि जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हों, अर्थात जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से कोई अलग ना हो, उसे हम कनेक्ट, वो कहेंगे संलग्नता है इनमें। तो भारतीय पुनर्जागरण, इसका मतलब सीधा सा है कि भारतीयों का पुनः जाग जाना, किसके प्रति? अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रति। भारतीयों को यह एहसास हुआ जब वो गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हम तो किसी दूसरे के अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्रिया को जब उन्हें मालूम हुआ कि हम किसी के अंडर में कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम भारतीय पुनर्जागरण कहेंगे। और इसकी वजह से उनके अंदर अपने भारतीय होने की पहचान का निर्माण हुआ। तो इस क्वेश्चन को हमें लिखना है 150 शब्दों में, जिसके लिए हमें 6 मिनट और 15 सेकंड मिलेंगे। फिर दोस्तों, हम सिर्फ इन सभी क्वेश्चंस पर एक डिस्कशन कर रहे हैं कि यूपीएससी हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, ना कि हम उनका उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इन प्रश्नों का उत्तर भी लिखेंगे और उत्तर लिखने का अभ्यास भी करेंगे, किंतु अभी सिर्फ हम इन क्वेश्चंस पर अपने आप को देखना चाहते हैं कि इनमें यूपीएससी ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछती है। तो वैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आधुनिक भारत से रिलेटेड है। और कौन? स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम वाले सेगमेंट से ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। अब वैश्विक तापन, जिसे हाल फिलहाल का सबसे पॉपुलर विषय है, ये जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, प्रवाल जीवन तंत्र जो समुद्र में रहते हैं प्रवाल, तो इन प्रवालों का जो जीवन तंत्र है, इस वैश्विक ताप प्रभाव के कारण इनका जीवन जो है संकट में है। तो इस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इन प्रभावों को हमें उदाहरण के सहित बतलाना, वो भी 150 शब्दों में। और साथ में हमें इन सभी क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन हमारे 150 शब्दों में लिखने हैं, उनके लिए हमें प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलता है। यदि इससे आपकी रफ्तार धीमे हुई तो आपका पेपर छूट जाएगा
और इससे आपकी रफ्तार ज़्यादा हुई तो आपको पेपर को लिखते लिखते समझने का भी मौका मिल जाएगा। तो आपको 1 मिनट में सिर्फ 22 शब्द लिख लीजिए तो मान लीजिए आपकी जो रफ्तार है इस क्राइटेरिया के अंदर ही आती है। अब जो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का उत्तर आप कुछ भी लिख लें, लेकिन इस उत्तर को लिखने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल अलग अलग ही इसका उत्तर लिखेंगे। तो इस पर आपको प्रवाल जीवन तंत्र पर वैश्विक तापन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या क्या प्रभाव है इसके विषय में लिखना है। ये भी हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन और समुद्र विज्ञान के सेगमेंट से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंग्रोवों के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय पारिस्थितिकी का अनुसरण करने में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर मैंग्रोव वन जो होते हैं खारे पानी में उगने वाले वृक्ष हैं और ये इतने विशाल मात्रा में जगते हैं खारे पानी में कि इनके जैसे कोई अन्य वृक्ष तो खारे पानी में उगने की तो बात ही दूर, वो अपना जीवन भी नहीं चला सकते हैं। तो इन मैंग्रोव वन जो हैं इनका रिक्तीकरण अर्थात ये कम हो रहे हैं, तो ये जो कम होने के जो कारण है इन पर आप चर्चा कीजिए, अर्थात बतलाइए कि ये क्यों कम हो रहे हैं। और दूसरा, तटीय पारिस्थितिकी का अनुरक्षण करने में, अर्थात जो जितने भी तटीय जैसे समुद्र है, मान लीजिए सपोर्टेड आपका ये समुद्र है, ये अब ये समुद्र के किनारे ये सभी क्या है आपके मैंग्रोव वन यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में खड़े हुए हैं। तो ये मैंग्रोव वन इस तटीय ये जो समुद्र का तटीय भाग है इसकी ये रक्षा करते हैं। तो तटीय रक्षा जो करते हैं इसके महत्व को आपको बतलाना है, और भी ये भी क्वेश्चन आपका 150 शब्दों में लिखना है। ये भी हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड है और ये वनस्पति वाले सेगमेंट से क्वेश्चन है, जियोलॉजी के वनस्पति वाले सेगमेंट से ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं, जिसमें क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है। अब यहाँ पर फिर से एक यूपीएससी पूछ रहा है जो प्रादेशिक किसी प्रादेश जो कोई मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है उस स्थान पर सिर्फ वही विनिर्माण किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आगरा है हमारा, जैसे आगरा के आपको पता होगा कि पीठा बहुत मशहूर है, आगरा का पीठा बहुत मशहूर है। तो ये जो आगरा का पीठा अर्थात जो ये आगरा में ही पीठा बनता है सर्वाधिक, इसलिए वहाँ मशहूर है। ठीक इसी तरीके अन्य भी कई सारे स्थानों में प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण, मतलब किसी स्थान पर आधारित जो वहाँ का विनिर्माण है, जहाँ पर वहाँ के उस सामान का उद्योगीकरण होता है, उद्योग के मामले में उनका बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूसिंग करते हैं, उनको बनाते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि आगे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। आपको इस पर अपने विचार रखने हैं, वो भी 150 शब्दों में। दोस्तों, यदि आप हर क्वेश्चन में यूपीएससी के पूछे गए हर क्वेश्चन में यदि आप करंट से रिलेटेड आप अपना ज्ञान डाल सकें तो आपका क्वेश्चन ये बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप पुराने ज्ञान के बजाय, किताबी ज्ञान के बजाय आप करंट का ज्ञान ज़्यादा डालें हर क्वेश्चन में, जहाँ पर डालने वाली संभावना हो, तो आपका क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा वो माना जाएगा उस क्वेश्चन का उत्तर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा जियोलॉजी से है और ये मानव भूगोल से रिलेटेड है, जहाँ पर आपकी द्वितीयक क्रियाएं हैं, जो मानव भूगोल में द्वितीयक क्रियाएं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। अब जो हमारा ये ऐसे मान लीजिए, वैसे मैप ये यहाँ पर जगह भी नहीं है, मान लीजिए हमारे इंडिया का ये मैप है, इस मैप में से ये हमारी जो है ये वाली ऊपर वाली दिशा उत्तर और नीचे वाली ये दिशा दक्षिण, इस वाली दिशा को हम पूर्व और इस वाली दिशा को हम पश्चिम कहेंगे। जो ये दिशा है ये वाली इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा, ये देखिए उत्तर पश्चिम के भारत में कृषि आधारित जो खाद्य प्रक्रमण उद्योग हैं वो यहीं पर स्थित है। क्यों? इनके कारकों पर आपको चर्चा करनी है, इनके कारणों पर चर्चा करनी है।
तो जो खाद्य प्रक्रमण उद्योग का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आलू है, तो आलू से आप क्या बनाते हैं, आलू से आप चिप्स भी बना देते हैं, और ऐसे ही आलू से बहुत सारे चिप्स, और आलू से ऐसे ही सेव भी बन जाते हैं। तो ऐसे जो ये हमारे आलू से रिलेटेड, या फिर आपको पता है गेहूं से क्या क्या बना दिया जाता है, गेहूं से आपके बिस्किट भी बन जाते हैं, गेहूं से आपकी शराब भी बनती है, और गेहूं से आपके ब्रेड भी बनते हैं, ऐसे ही गेहूं से बहुत सारे। तो जो खाद्य पदार्थों से जो सामानें बनाई जाती हैं, जो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस बनाने वाली क्रिया को हम कहते हैं खाद्य प्रक्रमण उद्योग। तो ये जो खाद्य प्रक्रमण उद्योग है कृषि आधारित वाले, जो कृषि पर आधारित हैं, तो ये वाले उत्तर पश्चिमी भागों में ही क्यों स्थित हैं, इसके कारणों पर आपको चर्चा करनी हो भी 150 शब्दों में। इसको भी लिखने के लिए आपको 6 मिनट 15 सेकेंड ही मिलेंगे। तो वेल, आपको भी पता होगा दोस्तों कि यूपीएससी के जितने भी सारे मेंस के क्वेश्चन होते हैं, इन मेंस में लिखने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने वाले सभी विद्यार्थियों में से लगभग किसी भी विद्यार्थी का क्वेश्चन के आंसर तो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन शब्द कुछ सेम मिल सकते हैं। तो इस तरीके हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। यूपीएससी कुछ इस प्रकार ही अपने प्रश्न पूछती है कि यूपीएससी के प्रत्येक प्रश्न को लिखने के लिए आप 360 एंगल घूमकर कहीं से कोई भी डाटा लेकर इस पर रख सकते हैं, किंतु डाटा वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। वेल, ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी हमारा क्वेश्चन जियोलॉजी से रिलेटेड है, और ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये जियोलॉजी के द्वितीय क्रियाएं वाले सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर यूपीएससी हमसे पूछ रहा है कि जो भारत की संस्कृति है, ऐसी कौन सी बात है जो भारतीयों को उनको अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। जैसे मान लीजिए आज हमारे देश के बहुत सारे लोग यूएसए में रहते हैं, जो अमेरिका में, किंतु अमेरिका में रहने के बावजूद भी भारतीय त्योहार होली, दीपावली और नवरात्र जैसे त्योहार वहाँ पर भी मनाते हैं। तो यही बात है, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, यही सभी लोग हमारे देश की संस्कृति को जीवित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस पर आपको अपने विचार देने हैं, और वो भी 150 शब्दों में, जिसको आपको लिखने के लिए मिलेंगे 6 मिनट 15 सेकेंड। इसके लिए दोस्तों आपकी स्पीड राइटिंग काफ़ी तेज होनी चाहिए, काफ़ी तेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे रोज आपको लिखने का अभ्यास करना होगा, जिसमें से आपको 1 मिनट में यदि 22 शब्द आप लिख लेते हैं तो आपकी स्पीड राइटिंग सेम इसी क्राइटेरिया में आ जाएगी। और लेकिन आप यह कीजिए कि आपकी स्पीड राइटिंग 1 मिनट में लगभग 30 शब्द होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट 15 सेकेंड होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये हमारा सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोसाइटी वाले सेक्शन में भी जो संस्कृति वाला भाग है, संस्कृति वाले भाग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेल, जितने भी क्वेश्चन है हमारे सिलेबस से ही पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए 150 शब्दों में। अब यहाँ पर महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण यही है कि आपको महिलाओं को, जो हमारी वुमेन है, इन वुमेन को आपको मैन के बराबर कर देना है। अर्थात जितने वे भारत में मैन शिक्षित हैं, उतनी ही शिक्षित महिलाएं कर दीजिए। तो यहाँ पर जब महिलाएं और पुरुष में बराबरपन हो जाएगा, तो इसे हम एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण कह सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण जनसंख्या जो वृद्धि हो रही, भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसे महिला सशक्तिकरण नियंत्रित करने की कुंजी है, आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड है,
और ये महिला सशक्तिकरण वाले सेगमेंट से, ये भी हमारा सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। धर्मनिरपेक्षता, अब ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्षता, पहले तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म के पक्ष में ना होना, अर्थात आप कोई भी धर्म है और किसी भी धर्म के पक्ष में सरकार नहीं होगी, इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। किसी भी धर्म के पक्ष में सरकार नहीं, इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता पर के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं, अर्थात धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक धर्म के पक्ष में सरकार नहीं है। इसका एक मतलब यह भी है कि यदि कोई हिंदू है, यदि हिंदू चाहे तो वो हमारा मुस्लिम धर्म को अपना ले, और मुस्लिम चाहे तो वो हिंदू धर्म को अपना ले, सरकार इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसमें सांस्कृतिक प्रथाएं जो हैं, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं जिनको आपको अपने आप में लिखना है। सांस्कृतिक प्रथाएं, मान लीजिए जैसे हिंदू के जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं या जो मुस्लिम भाई हैं, ये लोग जैसे हिंदू में ज़्यादातर होली बहुत धड़ाके से मनाई जाती, तो वहीं पर मुस्लिम में रमज़ान। अब ये जो दो त्यौहार हैं, ये इनकी अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। तो इन सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, इसको आपको लिखना है 150 शब्दों में, और इसको भी लिखने के लिए आपको 6 मिनट 15 सेकंड ही मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है, वैसे में इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे वही 360 एंगल से लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप कितना भी अच्छा लिखने का प्रयास करें, यूपीएससी की नज़र में वो उतना अच्छा क्वेश्चन माना ही नहीं जाएगा। मान लीजिए ये 10 नंबरों का क्वेश्चन है, आप कितना भी अच्छा लिख लें, कितना 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 ही अच्छा, यूपीएससी आपको पूरे नंबर कभी भी नहीं देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसलिए बस आप सभी क्वेश्चन को आप एक सामान्य अध्ययन के तौर पर तैयार कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 11 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 250 शब्दों का होगा। 250 शब्दों का, 250 शब्दों का मतलब हुआ जाकर समथिंग आपको समथिंग जो इतना लिखा हुआ है, इस पूरे को लिखने के साथ साथ आपको इतना और भी लिखना होगा। ये है आपके लगभग 250 शब्द। तो 250 शब्द भी लिखने के लिए आपको स्पीड राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हर बार मैं कहता हूँ आपको कि आपकी स्पीड राइटिंग जितनी अच्छी, आप उतनी ही अच्छे से क्वेश्चन और कम समय में लिख लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, वो भी 250 वर्ड्स में, जिसको लिखने के लिए आपको मिलेंगे 11 मिनट 45 सेकंड। अब गांधीवादी प्रावस्था क्या थी? जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था, तो गांधी जी के समय में जितने सारे कार्य हुए, उसमें से जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, इसमें विभिन्न स्वरों ने बहुत ही अधिक, इन विभिन्न स्वरों ने इस राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और इसे समृद्ध बनाया था, वो भी गांधी जी के टाइम पीरियड में। इसको आपको लिखना है विस्तार पूर्वक, वो भी कितने 250 शब्दों में। वेल दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपका, ये हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, आधुनिक भारतीय इतिहास का है क्वेश्चन, और ये भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेगमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता
की भूमिका का आकलन कीजिए। अब जो हमारे देश में सन 1940 वाला दशक, अर्थात 1940 वाला दशक का मतलब ये हुआ कि सन 1930 और 40 के बीच में ये जो 10 साल हैं, इन 10 सालों में एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता जो मतलब जब हमारे देश में 1857 का संग्राम हुआ, तो इस संग्राम के पश्चात जो भारत का शासन था वो डायरेक्ट इंग्लैंड के महारानी के पास चला गया। अब सन जब 1940 आया, सन 1940 के दशक अर्थात जो 1930 और 40 के बीच में जो 10 सालों का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड की भी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन करना है आपको 250 शब्दों में। तो जो ये ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता थी, उन्होंने इन 10 सालों के अंतर्गत जो भारत में जो स्थानीय शासन था, उस स्थानीय शासन में जितने सारे जमींदार थे, उन्होंने वहाँ के किसानों से कर्ज था और जो वहाँ की कृषि थी उसको उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया। तो यही प्रक्रिया सत्ता हस्तांतरण की थी। तो इस प्रक्रिया को ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत ही कठिन और जटिल बना दिया, जिसको आपको लिखना है 250 शब्दों में। इसको भी लिखने के लिए आपको मिलेंगे 11 मिनट 45 सेकेंड, 11 मिनट 45 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी हमारा आधुनिक भारत के सेगमेंट से है, और ये क्वेश्चन जो आधुनिक भारत के सेगमेंट से है वो भी आधुनिक भारत वैसे में आपके यहाँ पर सिलेबस में भी हमने देखा था कि सन 1750 से आधुनिक अर्थात वर्तमान सन 1750 से लेकर जो वर्तमान के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो हमारी घटनाएं हुई, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इनके जो योगदान थे, इनके विषय में हमें पढ़ना है, जो कि सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो ये भी वहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थीं। ये जो अमेरिकी क्रांति जो अमेरिका में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति जो कि फ्रांस में हुई थी, इन दोनों क्रांतियों ने मिलकर जो आज का विश्व है, इस विश्व को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी चर्चा आप कीजिए 250 शब्दों में। तो जो आज का जो आप विश्व देख रहे हैं, आज के विश्व में जैसे आप चलते फिरते वाहन देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, उसके बाद व्यक्तियों को तरह तरह के कपड़े पहने हुए देखते हैं, और उसके बाद पढ़ाने में हम लोग मोबाइल से भी आप लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आज का विश्व है, इस विश्व को तैयार करने में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको आपको लिखना है 250 शब्दों में। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल प्रतिबल का क्या मतलब है, भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है। जल प्रतिबल का मतलब अर्थात जल प्रतिबल क्या है, इसका सीधा सा तात्पर्य है पानी की कमी। यदि पानी की कमी है तो आप इसे कह सकते हैं जल प्रतिबल या वाटर स्ट्रेस। अब ये जो भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो पानी की जो कमी है, पानी की कमी एक चीज पर तो निर्भर करती नहीं। जहाँ बारिश अधिक हुई तो वहाँ पानी की अधिकता अधिक हो जाएगी, और जहाँ पर बारिश कम हुई तो वहाँ पर पानी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो प्रादेशिकता भिन्नता भिन्न भिन्न है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रदेशों में पानी की कमी भी भिन्न भिन्न है। उन कारणों पर चर्चा कीजिए, वो भी कितने 250 शब्दों में। दोस्तों, ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है, सन 2019 के करंट का क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन भी हमारा सन 2019 के करंट का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। जो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है, अर्थात जो हमारे पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे हिमालय और कंचनजंगा, जो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर विकास पहलों और जो पर्यटन, इनके जो ऋणात्मक प्रभाव हैं, इनको हम पुनः मतलब इनसे हम अपने इन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाकर पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसको आपको 250 शब्दों में लिखना है। पुनः स्थापित करना अर्थात जो हमारा ये पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पर पर्यटन और विकास के कारण इस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ न कुछ खराब हो रहा है। तो इस खराबी से हम पुनः निपट लें, इसको हटाने के लिए किस प्रकार के हम प्रयास करें, उन पर चर्चा करनी है। एक प्रकार से आप इसे चाहें तो पुराने बुक्स की स्टाइल में इसका उत्तर दे दीजिए, और हो सके तो इसे करंट से भी आप जोड़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है उससे, जियोलॉजी से, और जियोलॉजी के सेगमेंट के उच्चावच वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन है। उच्चावच वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अर्थात 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, दक्ष एवं किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। दक्ष और किफायती और दक्ष का मतलब ये हुआ कि दक्ष जो बहुत तेज मतलब हो, किफायती मतलब हाँ सबकी जरूरत में आने वाला, बहुत तेज और सबकी जरूरत में आने वाला शहरी सार्वजनिक परिवहन, शहर के लोगों, शहर के जितने भी लोग हैं उनको मिलने वाला परिवहन किस प्रकार भारत के बहुत तेज आर्थिक विकास की कुंजी है। मतलब जो भारत का आर्थिक विकास है, जो शहरी सार्वजनिक परिवहन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बसों वाला भी सेगमेंट है, और उसके साथ साथ एयरप्लेन वाला भी सेगमेंट है, और ऐसे रेलवे वाला भी सेगमेंट है, जो कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। इन सभी सेगमेंट्स में से हर शहर का व्यक्ति जाकर यात्रा कर सकता है। तो यही सारे सेगमेंट रेलवे, बस और एयरप्लेन वाले सेगमेंट भारत की आर्थिक विकास को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस पर आपको अपने शब्दों में 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ये भी क्वेश्चन हमारा जियोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी मानव भूगोल वाले सेक्शन से, मानव भूगोल वाले सेक्शन के परिवहन वाले चैप्टर से। आपको कहीं भी मिल जाए चैप्टर, वहीं पर ये आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार परस्पर भिन्न है। अर्थात जो महासागर धाराएं हैं और जो जल राशियां हैं, महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो दो प्रकार की, ये जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं ये दो प्रकार की, एक तो हमारी ठंडी हो जाती हैं और एक हमारी गर्म। और वहीं पर जल राशियां अर्थात पानी की विशालकाय मात्राएं जो होती हैं, पानी की विशालकाय मात्राएं, तो ये हैं जल राशियां, जो समुद्र में ये पानी की विशालकाय मात्राएं भिन्न भिन्न दिशा में गति करती हैं। जो ये गति करने की क्रिया को हम धारा कह देते हैं, और वो गति करने वाले में जितना सारा जल उपस्थित होगा उसे हम जल राशि कह देंगे। तो ये जो है समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव में किस प्रकार परस्पर भिन्न है। सपोज दैट ये आपका समंदर है और ये समंदर में ये आपका जल है, तो ये जो धाराएं और जल राशियां इस समुद्र के अंदर, और साथ में समुद्र का जो ये तट है, समुद्र का ये जो तट है, ये इस पर अपने प्रभाव में किस प्रकार भिन्न भिन्न है, इस पर भी आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। दोस्तों, इन क्वेश्चन का आप उत्तर जितना भी हो सके तो आप इन सभी क्वेश्चन का करंट से रिलेट कर पाए। करंट का कोई ऐसा टॉपिक या कोई डेटा है जो इस क्वेश्चन या ऐसे किसी भी क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा हो, तो आपको अवश्य उसको इसमें डाल देना चाहिए, जिससे आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा।
वेल क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ वेल ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जियोलॉजी से है और जियोलॉजी के समुद्र विज्ञान, जियोलॉजी के समुद्र विज्ञान वाले सेगमेंट से पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। हमारे राष्ट्र में सर्वत्र मतलब हमारा जो ये भारत देश है, ये हमारा जो भारत देश है, ये वाला मान लीजिए भारत देश है। वेल मैप तो अच्छा बना नहीं हाथ से। इसमें जो हर स्थान पर छोटे छोटे सांस्कृतिक, छोटे छोटे भारत के हर कोनों में छोटे छोटे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। तो इनकी आपको सविस्तार स्पष्ट करना है कि क्या ये हमारे देश में है। हाँ तो वेल है, हमारे देश में छोटे छोटे सांस्कृतिक बहुत सारे प्रदेश हैं। इनकी आपको व्याख्या करनी है 250 शब्दों में। तो वेल ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों सोशियोलॉजी से रिलेटेड है या सोसाइटी से रिलेटेड है, और सोसाइटी में ये भी विविधता से रिलेटेड है। ये विविधता वाले सेगमेंट से है, भारतीय समाज की विविधता, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधी निरंतर चुनौतियां, महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधी निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं? अब महिलाओं के समक्ष, महिलाओं के सामने समय और स्थान से संबंधित हर पल उत्पन्न होने वाली चुनौतियां बताइए। अर्थात समय जैसे महिलाएं रात को नहीं निकल सकती हैं, आज भी महिलाएं अनसेफ अपने आप को फील करती हैं और ये रात को नहीं निकल सकती हैं। स्थान, ये किसी भी ऐसे एकांत स्थानों पर भी नहीं घूम सकती हैं जहां पुरुष घूम सकते हैं। तो ये जो समय और स्थान में जो इनके सामने जो हर पल जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनके विषय में भी आपको लिखना है 250 शब्दों में उत्तर। तो वेल आप इस पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में। वेल उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। आज हर लोग अपनी पहचान भारत के लेवल पर नहीं बल्कि विश्व के लेवल पर बनाना चाहते हैं। और वेल ऐसा संभव भी हुआ है कि आज एक यूट्यूबर वर्ल्ड, इंडिया में तो नहीं, विश्व के बहुत सारे जो अमेरिका, रूस, कोरिया जैसे देशों के यूट्यूबर को हम इंडियंस जानते हैं। अर्थात वो जो भारतीय नहीं है फिर भी उन व्यक्तियों को भारतीय जानते हैं, यही एक वैश्विक पहचान है। ठीक उसी तरीके से कई सारे जो इंडियन यूट्यूबर हैं, उन इंडियन यूट्यूबर को हमारे यूएस वाले, पाकिस्तान के कुछ लोग, इसी तरीके से चीन में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो यही वैश्विक पहचान है। तो ये कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 20 का कि हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। स्थानीय पहचान, चर्चा कीजिए 150 शब्दों में। वेल इसे भी आप करंट से रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और ये भी आप जितना हो सके इसे रिलेट करंट से ही दीजिएगा, बहुत अच्छा इसका उत्तर भी करंट से ही दिया जा सकता है। वेल हमने दोस्तों पूरे के पूरे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा की है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और उस क्वेश्चन का में पूछे गए शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं, और यूपीएससी ज़्यादातर हमसे क्या पूछना चाहती है। तो इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने देखा कि यूपीएससी हर क्वेश्चन में यही कहती है कि बस आप अपना नज़रिया रखिए हर क्वेश्चन के प्रति कि आपका नज़रिया कैसा है हर क्वेश्चन के प्रति, और उस क्वेश्चन की कारण बताइए, कारण के साथ साथ उस क्वेश्चन में होने वाले सुधार अर्थात निराकरण भी बताइए, कारण के साथ साथ निराकरण भी बताइए। आप हर वर्तमान में चलने वाली समस्या के कारण की पहचान कीजिए और उसे कैसे सही किया जा सकता है उसके निवारण की पहचान कीजिए। आप 100% यूपीएससी का क्वेश्चन पास कर देंगे। वेल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।
सन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर जो जीएस फर्स्ट के होंगे। थैंक यू सो मच।